हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्यू टैब। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पिछले 1.5-2 सालों से हमने इस चैनल पे कोई फर्दर वीडियो अपलोड नहीं की थी बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन एंड देन जॉब। टाइम शेड्यूल इतना ज़्यादा हेक्टिक था कि हम कोई न्यू वीडियोस अपलोड ही नहीं कर पाते थे। बट आप सभी ने हमें जो जिस तरीके से इतना सारा प्यार दिया है, इतने सारे मैसेजेस किए हैं कि अब हमने भी फाइनली डिसाइड कर दिया कि नहीं, अब तो हमें स्टार्ट करना ही चाहिए। बिकॉज़ आप सभी के प्यार के कारण कह सकते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बिकॉज़ हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कम टाइम के अंदर हम इतना कुछ अचीव कर पाएंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ आप सबकी वजह से हम ये चीज़ें कर पाए हैं। बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, और मुझे जान के बहुत अच्छा लगता है कि आप सब लोग इतना अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो। और जिस तरीके से अभी सर ने हिंदू न्यूज़ एनालिसिस की वीडियो भी डालनी शुरू कर दी हैं, और मैं देखती हूँ आप सभी का रिस्पांस वहाँ पे बहुत ही अच्छा है। आप सब लोग वहाँ पे इंटरेक्ट करते हो एक दूसरे के साथ भी। अगर लगता है कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व करने के लिए एकदम लगे रहते हो। तो वो सब चीज़ें देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब मैं चीज़ों को पढ़ाती हूँ। बिकॉज़ कहीं ना कहीं जब आप किसी को पढ़ाते हो तो वो चीज़ें आपके अंदर भी बेहतर होती हुई चली जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाने से आपको ही फ़ायदा मिल रहा है, बट पर्सनली मुझे भी उतना ही फ़ायदा मिल रहा है। तो फर्दर मैं इस चीज़ को जल्दी से कहना चाहती हूँ कि कोई भी डाउट अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आता है, तो आप बेशक एकदम बिना किसी चीज़ को सोचे हुए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल ये नहीं सोचना कि कौन क्या सोचेगा, क्या डाउट पूछ रहा हूँ, कोई नहीं। कोई भी वीडियो आपको बेसिकली जो भी आप देख रहे हो, भले ही वो डाउट उस पर्टिकुलर वीडियो का हो या फिर कुछ कोई भी ऐसा पर्सनल डाउट है जो आपने फर्दर किसी न्यूज़ में कोई चीज़ सुन ली है, समझ नहीं आई है, आप चाहते हो कि उसका एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनना चाहिए, तो वो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप जब थंबनेल में देखेंगे तो दो चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बुक इस बार जो है हमने यूज़ करी है वो 7th एडिशन की है। ठीक है। यानी इससे पहले जो हम बुक यूज़ कर रहे थे वो 6th एडिशन की लक्ष्मीकांत थी। बट क्योंकि मार्केट में अब न्यू एडिशन यानी 7th एडिशन आ गया है तो हम इसी को यूज़ करेंगे। सेकंड चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पार्लियामेंट का चैप्टर नंबर। तो अर्लियर वीडियोस में आप देखोगे कि जो चैप्टर नंबर मेंशन किया गया है पार्लियामेंट का वो चैप्टर नंबर 22 है। क्यों? बिकॉज 6th एडिशन में वो जो सीक्वेंस नंबर थी पार्लियामेंट का वो चैप्टर नंबर 22 था। बट 7th एडिशन के हिसाब से हम चल रहे हैं तो यहाँ पे आपको चैप्टर 23 नज़र में आएगा। अब मेन चीज़ ये है कि चैप्टर 23 है, यानी कि 1 न्यू चैप्टर जो है 7th एडिशन में ऐड हुआ है, इसीलिए इसका सीक्वेंस नंबर बड़ा होगा। तो जो 1 न्यू चैप्टर ऐड हुआ है वो आई थिंक चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है। तो ये जो एक चैप्टर ऐड हुआ है इसकी वीडियो भी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है। तो इस चीज़ की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, बस आपको अच्छे से एकदम ध्यान लगा के पढ़ना है, और कोई भी डाउट हो तो वो आपको हमारे साथ शेयर करना है। ठीक है। तो आज का टाइम हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज़ मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को शुरू करने के लिए, एंड आई एम रियली कि आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। वन मोर थिंग जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है टाइम। ठीक है। मैं जानती हूँ बहुत से बच्चे जो इस वीडियोस को देखते हैं वो नॉर्मली या तो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके जो है क्लासेस वगैरह लेते हैं। तो आई एम श्योर आप सभी के एक पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल होगा जिसके हिसाब से आप पूरा दिन अपना शेड्यूल करते हैं। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में अपना टाइम मेंशन कर देना है कि आप किस टाइम पे इस पर्टिकुलर वीडियो को देखना चाहते हो। मॉर्निंग के टाइम पे, आफ्टरनून में, या फिर इवनिंग के टाइम पे, या फिर नाइट में। ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा टाइम आपको बेसिकली परफेक्ट लगता है? बिकॉज़ हर कोई पर्सन अपना एक टाइम शेड्यूल बना के रखता है कि हाँ मुझे इतने से इतने टाइम पे ही अपना यूट्यूब में इन्वेस्ट करना है। बिकॉज़ मैं भी खुद पर्सनली अपना ज़्यादा टाइम यूट्यूब में बिल्कुल इन्वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। ठीक है। क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप कितनी भी चीज़ें यूट्यूब में देख लो, पर जो चीज़ें आप अपना सेल्फ स्टडी से समझ सकते हो वो कहीं और बिल्कुल नहीं समझ सकते।
हाँ, बट जिन जिन लोगों को डाउट होते हैं कि खुद से वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो यूट्यूब में जाके इस पर्टिकुलर वीडियो को देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी को बेसिकली कमेंट बॉक्स में अपना टाइम मेंशन करना है। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट का जो भी टाइम होगा, मैं उस पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग ये वीडियोस को अपलोड कर दिया करूँगी रेगुलरली। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, जैसा कि मैंने बताया, कि इस पर्टिकुलर मंथ के एंड तक मैं इस कोर्स को कंप्लीट कर दूं और हर एक चैप्टर का आपको डिटेल्ड में एनालिसिस एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाया करेगा। आई एम श्योर, गारंटी है कि जो भी चीज़ें जो लक्ष्मीकांत में लिखी हुई हैं उसमें आपको एक भी डाउट ना लगे, बट फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में पार्लियामेंट को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो पार्लियामेंट में हम पार्ट नंबर 9 में हमने बजट को डिस्कस किया था कि किस तरीके से पार्लियामेंट में बजट को लाया जाता है। तो डिटेल में बजट क्या था, किस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है, क्या क्या प्रोविजंस है, अगर वो आपको समझना है तो आपको पहले पुरानी वीडियोस को बेसिकली देखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप पुरानी वीडियोस को एक बार देख के आएंगे तो ये जो नई वीडियो है वो समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी मैं एक छोटा सा ग्लांस कर देती हूँ, क्योंकि ये बजट का ही टॉपिक मैं आज ही डिस्कस करने वाली हूँ फर्दर। तो उस पुरानी वीडियो में क्या था वो एक ग्लांस में आपको मैं समझा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने वहाँ पे देखा था कि जो बजट वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड मेंशन किया गया है रिलेटेड वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मेंशन की गई है आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे संविधान में आर्टिकल 112 में आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र देखने को मिलेगा। ठीक है, देन यहाँ पे बेसिकली मेन चीज़ ये है कि जो हमारा बजट है वो एक तरह का डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट जिसमें बेसिकली सरकार की क्या क्या एक्सपेंडिचर हैं, यानी इस पर्टिकुलर ईयर क्या क्या खर्चे सरकार ने किए हैं और किन किन एरिया से उनको रेवेन्यू हासिल हुआ है, वो सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में लिखी जाती हैं। और फाइनेंशियल मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये डॉक्यूमेंट बेसिकली प्रेसिडेंट को दें। ठीक है, और प्रेसिडेंट फिर ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है दोनों हाउसेस के सामने, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सामने डॉक्यूमेंट को पेश करते हैं। बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, वो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो उनको भी पता होना चाहिए कि भाई सरकार किस तरीके से खर्चा कर रही है, कि मतलब कहाँ कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ कहाँ से उसको रेवेन्यू आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जिस तरीके से जब वहाँ पे बैठे हुए हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में बैठे हुए जब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को भी क्लैरिटी मिलती है कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके से सरकार पैसे को खर्च कर रही है और कहाँ कहाँ से पैसा वो कलेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस करी थी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि 2017 से पहले जो हमारा रेलवे बजट था और जनरल बजट था, ये दोनों बजट बहुत ही सेपरेटली पेश किया जाता था। बट गवर्नमेंट को लगा कि बेसिकली इसकी नीड अब है नहीं, तो इसलिए 2017 में उन्होंने जनरल बजट के साथ में रेलवे बजट को कंबाइन कर दिया। अब आपकी ड्यूटी ये है ये बताना कि किस बेसिकली कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी जिसके कारण इसको हमने कंबाइन किया, तो आपको कमेटी का नाम बताना है। ठीक है, और कमेटी ने बेसिकली क्यों ऐसा कहा, उसके पीछे के रीजंस क्या थे, वो अगर आपको जानना है तो आपको पुरानी वीडियो को एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे हमने इस सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें बेसिकली बजट को इनेक्ट करने से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं उसके बारे पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी अभी हमें उन प्रोविजंस को डिस्कस करना है, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा हर एक प्रोविजन के सामने एक आर्टिकल नंबर मेंशन है। तो ये आर्टिकल नंबर कहीं ना कहीं बताता है कि ये जो पॉइंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि द प्रेसिडेंट shall in respect of every financial year cause to be laid before both the house of a parliament a statement of estimated receipt and the expenditure of the government of India for that year। ठीक है, यानी कि हमारे जो प्रेसिडेंट है
उनको क्या करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उन्हें हर फाइनेंशियल ईयर यानी हर साल उनको दोनों हाउसेस के सामने, यानी पार्लियामेंट में जो दो हाउसेस होते हैं, एक आपका लोकसभा होती है और एक आपकी राज्यसभा होती है, तो इन दोनों हाउसेस के सामने उनको एक स्टेटमेंट बेसिकली रखनी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में बेसिकली क्या होगा, जैसे कि हम अभी मान के चलते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, 2024 में बजट आएगा, तो उस बजट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें मेंशन होगी। पहला कि जो इससे पुराना वाला साल है यानी 2023 से लेके 24 में गवर्नमेंट के जौन से खर्चे हुए थे, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आएगा, वो भी चीज़ मेंशन होगी। और आने वाले साल में यानी 2024 से लेके 2025 के बीच में जो भी गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड अमाउंट है कि हाँ यहाँ इस पर्टिकुलर स्कीम में इतना इतना एक्सपेंडिचर होने वाला है, इतना खर्चा होगा, इस पर्टिकुलर चीज़ से यहाँ से इतना रेवेन्यू आएगा, तो वो सारी चीज़ें जो है बेसिकली उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में लिखी हुई होंगी, जो प्रेसिडेंट को हर एक फाइनेंशियल ईयर में प्रेजेंट करना है दोनों हाउसेस के सामने। और ये चीज़ कहाँ पे मेंशन की गई है, आर्टिकल 112 में। ठीक है, सेकेंड प्रोविजन में हम देखते हैं कि नो डिमांड फॉर अ ग्रांट शेल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि हमारा सबसे पहले मेन चीज़ क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि हमारी जो भी अभी करेंटली जो भी रूलिंग पार्टी है, मान लो बीजेपी है, ठीक है, तो बीजेपी गवर्नमेंट को जो भी इनकी पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री होगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री है, तो इस तरह से जो जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सब मिनिस्ट्रीज़ क्या करती हैं, अपना जो भी उनको खर्चा होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक मिनिस्ट्री कुछ ना कुछ स्कीम्स लेके आती हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करती है, तो उस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी फ़ंड की बेसिकली ज़रूरत होती है, उस फंड को बेसिकली वो मांगती है थ्रू बजट। ठीक है, तो यानी इस बजट में बेसिकली एक लमसम अमाउंट मांगा जाता है। मान लेते एक रेम्स फिगर ले लेते हैं, लाइक 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो उस 2 लाख करोड़ का जो बजट है, उस पर्टिकुलर बजट में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ ने कुछ कुछ लमसम अमाउंट मांगा और फिर उस पर्टिकुलर अमाउंट को एकदम मर्ज करके उन्होंने बेसिकली बजट पेश कर दिया। बट जब आप देखोगे, जब हम स्टेजेस देखेंगे उस पर्टिकुलर बजट की कि किस तरह से हर एक स्टेजेस में बजट पास ऑन होता है, तो डिफरेंट स्टेजेस में आपको देखने को मिलेगा कि बजट को कभी भी पूरा एक साथ रीड नहीं किया जाता। ठीक है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे हर एक मिनिस्ट्री की इतनी सारी जो है डिमांड्स होती हैं, ग्रांट होते हैं, तो उन सबको समझने के लिए कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर स्कीम में इतना पैसा लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, तो उन सबको डिटेल्ड में डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो भी डिमांड होती है उनकी ग्रांट के लिए, वो तब तक नहीं मतलब मिल सकती उनको जब तक उन्हें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं मिल जाती, यानी पहले उन्हें प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो अपनी डिमांड फॉर अ ग्रांट को रख सकते हैं पार्लियामेंट में। और ये चीज़ उन्हें बेसिकली किस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 113 में। नेक्स्ट थर्ड प्रोविज़न जो हमें देखने को मिलेगा वो ये है कि नो मनी शेल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन मेड बाय द लॉ। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको ये जानना है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बेसिकली वो फंड होता है जहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब वो पैसा जो उन्हें खर्च करना है और जहाँ से जो पैसा रेवेन्यू के तौर पे आ रहा है, वो सब पैसा यहाँ पे जमा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं घर पे एक तिजोरी है, ठीक है, उसमें जो भी एक अमाउंट है वहाँ पे रख दी गई है। अब उसी अमाउंट को जो है आपके को भी घर पे जो भी गार्जियन है वो यूज़ करेंगे कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। अगर मान लो कोई भी चीज़ मान लो उन्होंने रेंट पे किसी को अपना घर दे रखा है, तो उस रेंट का जो भी पैसा आता है वो अमाउंट भी वो इसी में जाके मर्ज कर देंगे। तो सिमिलरली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी वही होता है कि सरकार ने उसी पैसे से, मतलब जो पैसा, सबसे पहले तो पैसा उनके पास आएगा, ठीक है, टैक्सेस के फॉर्म में पैसा आ रहा है, उन्होंने किसी को लोन दिया है तो एक इंटरेस्ट वहाँ से मिल रहा है, तो वो सारा पैसा इसमें कंसोलिडेटेड फंड में जमा होता जाएगा। और जो पैसा वहाँ पर जमा होता जाएगा, फिर उन्हीं पैसों को वो यूज़ करेंगे फर्दर किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोई पर्टिकुलर पॉलिसी लाने के लिए, कहीं पे कुछ बिल्डिंग बनानी है, कहीं पे रोड कंस्ट्रक्ट करना है, कहीं पे मान लो एक स्कूल वगैरह खोलना है, तो वो सब चीज़ें जो है वो पैसा कहाँ से निकाला जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही निकाला जाएगा।
अब मेन चीज़ ये है कि भले ही गवर्नमेंट अपना पैसा यहाँ से निकाले, बट यहाँ पे जो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा नहीं निकाल सकती, ठीक है। और परमिशन किस फॉर्म में लेनी है कि सबसे पहले जो भी रूलिंग पार्टी है वो क्या करेगी, एक अप्रोप्रिएशन बिल लेके आएगी। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है वो हम डिटेल्ड में फर्दर वीडियोस में अच्छे से समझेंगे, बट अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अप्रोप्रिएशन बिल बेसिकली रूलिंग पार्टी लेके आएगी। अब रूलिंग पार्टी का काम ये है कि उस बिल को पास करवाना है। जैसे ही वो बिल पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट के एसेंट लग जाएंगे, देन हम कह सकते हैं वो एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाएगा तब हम कह सकते हैं फाइनली हमारी जो सरकार है वहाँ से कंसोर्टेड फंड ऑफ इंडिया से अपना पैसा विड्रॉ कर सकती है। तो ये सब चीज़ें हमारी कहाँ पे मेंशन की गई हैं, आर्टिकल 114 में। नेक्स्ट प्रोविज़न है हमारा कि नो मनी बिल इम्पोजिंग टैक्स शेल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सच अ बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, ठीक है। यानी सिंपली यहाँ पे बोला गया है कि टैक्स को इम्पोज करने के लिए जो भी मनी बिल, ठीक है, मनी बिल क्या होते हैं और किस तरीके से वो ऑर्डिनरी बिल से डिफरेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखी हैं। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है ये समझने के लिए कि किस तरीके से मनी बिल डिफरेंट होता है और क्यों जो है उसको जब लाया जाता है तो उसके अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, तो वो सब समझना है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि कोई भी ऐसा टैक्स, ठीक है, टैक्स को इम्पोज करने के लिए कोई भी ऐसा जो मनी बिल लाया जा रहा है तो उस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, यानी पार्लियामेंट में वो जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले सबसे पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी। यानी पहले आपको प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा एंड देन जाके आप उसको, उस पर्टिकुलर मनी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि वो पर्टिकुलर बिल जो है राज्यसभा बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से मनी बिल में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, राज्यसभा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, बिकॉज राज्यसभा के पास ये पावर ही नहीं है उसको इंट्रोड्यूस करने की। तो सिमिलरली बजट में भी ये बोला गया है कि ऐसा कोई भी टैक्स जो गवर्नमेंट लाना चाहती है, एक नया टैक्स जो है इंट्रोड्यूस करना चाहती है, तो उसके लिए वो जो भी मनी बिल लेके आ रही हैं पहले तो प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन ले, दूसरा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के थ्रू ही उसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए पार्लियामेंट में। और ये चीज़ बेसिकली कहाँ लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 117 में। नेक्स्ट प्रोविजन हमारा है नो टैक्स शेल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। यानी कि लॉ के हिसाब से जो भी अथॉरिटी को ये काम दिया गया है वही जो है टैक्स को लेवी भी कर सकती है, ठीक है, वही कानून को, मतलब टैक्स से रिलेटेड कानून लेके आ सकती है, वही उसको टैक्स को कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडमली कोई भी अथॉरिटी को बोल दिया जाए कि जाओ आप कानून लगा दो, टैक्स से रिलेटेड बेसिकली कोई भी कानून ले आओ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी अथॉरिटी में जाके जो है टैक्स को कलेक्ट करना स्टार्ट नहीं कर देगी। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी लॉ बनाया गया है उस पर्टिकुलर लॉ में जिस भी अथॉरिटी के को ये पावर दी गई है कि भाई आप ही हो जो टैक्स को लगाओगे भी और टैक्स को कलेक्ट करोगे, तो उसके हिसाब से ही काम होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी काम पे मेंशन की गई आर्टिकल नंबर 265 में। नेक्स्ट प्रोविज़न है कि पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश अ टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट। यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ ये पावर है कि वो टैक्स को या तो रिड्यूस कर सकती है, यानी कि कम कर सकती है, पूरी तरह से अबॉलिश कर सकती है, बट उसको इंक्रीज नहीं कर सकती। बिकॉज क्यों, इंक्रीज करने की मेन पावर जो है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मेन एग्जीक्यूटिव के पास होती है। वही एग्जीक्यूटिव जो है पर्टिकुलर लॉ ला के इसको टैक्स को अगर कोई बढ़ाना है तो वो पर्टिकुलर लॉ ला के ही कर सकते हैं। बाकी उसको अगर रिड्यूस करना है और अबॉलिश करना है वो तो पार्लियामेंट कर सकती है, बट इंक्रीज नहीं कर सकती। ये चीज़ आर्टिकल 117 में बोला गया है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोविज़न है वो ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो डिफाइंड द रिलेटिव रोल्स और द पोजिशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद रिगार्ड टू द एनेक्टमेंट ऑफ द बजट, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो संविधान है उसने ऑलरेडी ही जो हमारे दोनों हाउसेस है पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड द राज्यसभा, इन दोनों हाउसेस के कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं
ठीक है, कुछ पोजीशंस हैं उनको डिफाइन कर रखा है किससे रिलेटेड, जब भी बजट को इनेक्ट करने की बात होगी, यानी जब भी रूलिंग पार्टी अपना बजट को पार्लियामेंट में लेके आएगी तो उस समय लोकसभा किस तरीके से काम करेगी, राज्यसभा के पास क्या क्या पावर है उस पर्टिकुलर बजट में, वोट कर सकती है या नहीं कर सकती है, कितने टाइम के अंदर उसको उस पर्टिकुलर बजट को पास करना होगा। तो उससे उसके रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं या फिर कह सकते हो उसकी जो भी पोजीशन है, रूल्स है, वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन की गई हैं। तो वो अभी हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला बात की जा रही है अ मनी बिल और अ फाइनेंस बिल डीलिंग विद द टैक्सेशन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि जो टैक्सेशन से डील कर रहा है कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, इट मस्ट बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। यानी कि ऐसा कोई मनी बिल, देखो मनी बिल फाइनेंस बिल हमने ऑलरेडी देख लिया, फाइनेंस बिल दो तरह के होते हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे जो सिंपली बात किया जाए बजट से रिलेटेड, यानी बजट से रिलेटेड ऐसा कोई भी मनी बिल है, फाइनेंस बिल है जो टैक्सेशन से डील करता है, यानी कोई पर्टिकुलर टैक्स लेके लगाने की बात की जाए, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट कोई टैक्स लाना चाह रही है तो उसमें जो भी बेसिकली लाया जाएगा, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो राज्यसभा उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही इंट्रोड्यूस कर सकती है। ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 109 के अंदर। नेक्स्ट ये है कि द राज्यसभा हैज़ नो पावर टू द वोट ऑफ द डिमांड फॉर द ग्रांट। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो वोटिंग डाल सके डिमांड फॉर ग्रांट। अगेन ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर ली, डिमांड फॉर ग्रांट क्या है कि जो भी मिनिस्ट्रीज अपने खर्चे के लिए जो भी पैसा मांगती है पार्लियामेंट से, तो उस खर्चे पे मतलब जितना पैसा वो मांग रही है पार्लियामेंट पे, उस पर बेसिकली वोटिंग होती है। वोटिंग के थ्रू पता चलता है कि उन्हें इतना पैसा दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। तो वो उस वोटिंग, जब भी वो वोटिंग होगी तो उस वोटिंग में आप राज्यसभा बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही वो वोटिंग की जाएगी, ठीक है। तो ये जो एक्सक्लूसिवली कह सकते हैं प्रिविलेज मिला है लोकसभा को कि सिर्फ वही वोटिंग करवा सकती है, राज्यसभा में वोटिंग नहीं हो सकती। और ये चीज़ कहाँ पे मेंशन की गई है, आर्टिकल 113 में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बताया गया है कि द राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल और द फाइनेंस बिल टू द लोकसभा विद इन द 14 days। द लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और द रिजेक्ट द रिकमेंडेशन मेड बाय द राज्यसभा इन दिस रिगार्ड। यानी कि अब लोकसभा में मान लो मनी बेसिकली बजट पास हुआ, ठीक है, मतलब मान लो मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है इन रिस्पेक्ट ऑफ बजट, यानी बजट से रिलेटेड जो भी मनी बिल है, फाइनेंस बिल लोकसभा से पास हो गया। अब पास होके वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा। अब राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन कह सकते हैं उनके पास रहते हैं कि उन 14 दिनों के अंदर उन्हें कैसे भी करके उस बिल को पास करना पड़ेगा। अगर वो पास नहीं करते हैं तो भी वो पास माना जाता है, ठीक है। अगर मान लो पास कर देते हैं, अब राज्यसभा बेसिकली क्या करेगी, अगर मान लो कोई भी चीज़ उनके पास आया है, कोई भी बिल उनके पास आया है, वो लोग बैठ के डिस्कस करेंगे। मान लो डिस्कस करके उन्होंने उस चीज़ों को कुछ रिकमेंडेशन दे दी लोकसभा को कि हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए आप ज़्यादा पैसा अलॉट कर रहे हो, या फिर ये पर्टिकुलर स्कीम अच्छी नहीं है, इससे फ़ायदा नहीं होगा, या फिर आपको ये चेंजेस इसमें करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए और ज़्यादा बेनिफिट होंगे, तो अपनी वो राय दे सकते हैं। तो जो भी रिकमेंडेशन वो दे रहे हैं लोकसभा को, याद रखना, तो वो रिकमेंडेशन लोकसभा पे बाइंडेड नहीं है। लोकसभा चाहे तो उस रिकमेंडेशन को या तो एक्सेप्ट भी कर सकती है या तो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है। तो ये सिर्फ लोकसभा का, अगेन हम कह सकते हैं उसके पास ये अच्छी पावर है कि वो उस रिकमेंडेशन को जो कि राज्यसभा के द्वारा दी गई है उस पर्टिकुलर बिल के रिगार्डिंग जो बजट से रिलेटेड है, उसको चाहे तो एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट भी कर सकती है। ये चीज़ें कहाँ मेंशन की गई है, आर्टिकल नंबर 109 के अंदर। नेक्स्ट प्रोविजन है हमारा कि द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बॉडीड इन द बजट शेल शो सेपरेटली द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फ्रॉम द इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझनी है, पहला कि एक्सपेंडिचर चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जो कि हमने पहले बताया है, डिस्कस किया है कि जहाँ पे गवर्नमेंट का सारा पैसा वहाँ पे रखा जाता है। अब उस पर्टिकुलर पैसे से आपको दो खर्चे आपकी होंगी। पहला जो खर्चा होगा
उसको हम कहेंगे एक्सपेंडिचर चार्ज होगा। यानी कि ये ऐसा खर्चा होता है जो कि होना ही होता है, मतलब हर साल गवर्नमेंट को ये पैसा निकालना ही पड़ता है और उस पर जो गवर्नमेंट है पार्लियामेंट पे वोटिंग नहीं कर सकती। जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनको सैलरी देनी ही देनी है हर महीने। अब वो सैलरी देनी ही देनी है, यानी वो एक खर्चा है जो कि अलग से आप बताएंगे कि हाँ कि इतना जो है इस पर्टिकुलर सैलरीज के थ्रू जाने वाला है गवर्नमेंट के अकाउंट से यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और एक्सपेंडिचर मेड यानी कि हम कह सकते हैं अगर मान लो गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आ रही है, उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मान लो लग रहे हैं करीबन 5 करोड़ रुपए लग रहे हैं, तो वो आप अलग से बताओगे क्योंकि वो आप कर रहे हो, ठीक है, वो आप स्कीम्स के थ्रू लाने चाहते हो। जैसी वो स्कीम आएगी तब वो आपको उतना खर्चा आपका लगने वाला है। बट एक्सपेंडिचर चार्ज अगेन कि वो होना ही होना है खर्चा, आप उसे वोटिंग के थ्रू मतलब उसको कम नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर खर्चे को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली मेंशन की गई हैं हमारा आर्टिकल 112 में, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे दोनों खर्चे आपको अलग अलग बेसिकली दिखाने पड़ेंगे सरकार को। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द बजट शेल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम द अदर एक्सपेंडिचर। यानी कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर का अपना बताएगी कि हाँ हमारा इतना इतना एक्सपेंडिचर हुआ है या फिर इतना इतना एक्सपेंडिचर नेक्स्ट आने वाले साल में होने वाला है, तो उसको बेसिकली करना है कि जो अदर एक्सपेंडिचर है उसको अलग से बताना पड़ेगा, ठीक है। और वो एक्सपेंडिचर जो कि रेवेन्यू साइड से हो रहे हैं, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको अलग बताना पड़ेगा। मतलब दोनों की जो बेसिकली है डिटेल्स अलग अलग देनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज रेवेन्यू अकाउंट से जो खर्चा होता है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कोई भी एसेट फॉर्म करने में, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर हम उसको नहीं कह सकते। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगेन क्या होता है? ऐसा खर्चा जहाँ पे गवर्नमेंट किसी कैपिटल को, यानी जो कह सकते हैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड कर रही है। अगर कोई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए अपना पैसा लगाती है तो उसको मान सकते हैं कि 5 से 10 साल के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा वहाँ से जनरेट होने लग जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो पैसा कहीं ना कहीं जो उसने इन्वेस्ट किया है वो घूम फिर के गवर्नमेंट के पास वापस आ जाता है। बट रेवेन्यू अकाउंट से जो खर्चा होता है वो बेसिकली आपका कोई भी एसेट फॉर्म करने में हेल्प नहीं करता सरकार को, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, वो खर्चा होना ही होना है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों एक्सपेंडिचर को बेसिकली डिफरेंटली बेसिकली अलग करके दिखाने को बोला जाता है। और ये चीज़ किससे मेंशन की गई है? आर्टिकल 112 में। ओके, नेक्स्ट हम प्रोविज़न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोविज़न लिखा हुआ है कि द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शेल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट, हाउएवर इट कैन बी डिस्कस बाय द पार्लियामेंट। अगेन वही सेम चीज़ जो हमने रिपीट कर चुके हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी पैसा निकाला जाएगा एक्सपेंडिचर चार्ज से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर बेसिकली फ़ंड को आप वोट नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं होगी उसकी। हाँ, बट आप डिस्कस ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। यानी पार्लियामेंट में वो चीज़ डिस्कस हो सकती है कि हाँ कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इतना पैसा निकाला जा रहा है। और वो पैसा बेसिकली क्या है, आप वो सैलरी के फॉर्म में दे रहे हो। मान लो प्रेसिडेंट की सैलरी जा रही है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई खर्चा है, मान लो कुछ बुक्स वगैरह लेके आ रहे हो, पेन्स वगैरह है, एसी का खर्चा है, चेयर्स लगाई जा रही हैं, तो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारे एक्सपेंडिचर चार्ज से ही जाते हैं, ठीक है। तो जब ये सारे खर्चे जब होंगे तो आप मान लो जैसे कि आप जानते हो कि एक बार अगर सैलरी फिक्स कर दी जाती है किसी की भी तो वो चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ते ही हैं हमेशा। तो एक बार ये चीज़ जब होनी है तो आप इसको वोटिंग करके कुछ चेंज कर नहीं सकते। हाँ, बस डिस्कस कर सकते हो, बट वोटिंग करके आप उसको कम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि वोटिंग नहीं हो सकती पर डिस्कशन हो सकता है पार्लियामेंट में इस चीज़ का, एक्सपेंडिचर चार्ज का। और ये चीज़ कहाँ मेंशन की गई है? आर्टिकल 113 में। नेक्स्ट बोला गया है कि लोकसभा कैन अप्रूव और रिफ्यूज़ एनी डिमांड और रिड्यूस द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द डिमांड बट कैन नॉट इंक्रीज इट। डिमांड अगेन वही पैसों की बात की जा रही है कि जो हमारा लोकसभा है वो चाहे तो उस डिमांड को, जो कि पैसों से रिलेटेड जो भी डिमांड है बजट में बोली गई है, उसको या तो अप्रूव कर सकता है या तो उसको मना कर सकता है।
बट उस पर्टिकुलर डिमांड को इंक्रीज़ नहीं कर सकता। क्यों? वो इंक्रीज़ करने का काम किसका है? अगेन वो एग्जीक्यूटिव का है, यानी कि हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो वही बेसिकली जब पर्टिकुलर डिमांड को लेके आते हैं तो वो डिमांड को उनको मान लो कोई पर्टिकुलर स्कीम है, उस स्कीम में इतना पैसा लग रहा है, अब वो कह रहे हैं कि नहीं इससे ज़्यादा भी पैसा लग सकता है हमें, तो उस पर्टिकुलर जो पैसा जो आप वो बढ़ा रहे हैं तो वो यही लोग तो कर सकते हैं। लोकसभा को कैसे पता चलेगा कि कितना पैसा इंक्रीज़ करना है, फिर कितना पैसा उस पर्टिकुलर स्कीम में लगने वाला है, वो तो बेसिकली जो मिनिस्टर्स हैं वही बता पाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पे बोला गया है कि लोकसभा उस पर्टिकुलर डिमांड को, जो भी पैसों से डिमांड है उसको या तो पूरी तरह से अप्रूव कर दे या तो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दे, बट उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकती है। और ये चीज़ कहाँ मेंशन की गई है? आर्टिकल 113 में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा प्रोविज़न है कि नो सच अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज टू द appropriation bill in either house of the parliament that will affect of varying the amount or altering the destination of any grant voted or vary the amount of expenditure of the concerted fund of India। यानी कि अप्रोप्रिएशन बिल जो लाया जा रहा है, ठीक है, रूलिंग पार्टी के द्वारा, उस अप्रोप्रिएशन बिल में कोई भी अमेंडमेंट प्रपोज नहीं की जा सकती, ना ही लोकसभा के द्वारा और ना ही राज्यसभा के द्वारा कोई भी अमेंडमेंट प्रपोज नहीं कर सकते जो बेसिकली वेरी कर दे उस पर्टिकुलर अमाउंट को। उस पर्टिकुलर अमाउंट की जो बात की जा रही होगी अप्रोप्रिएशन बिल में कि इतना अमाउंट चाहिए, तो अमेंडमेंट करके आप बेसिकली उस अमाउंट को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कि अगर मान लो वो बिल जा रहा है लोकसभा राज्यसभा में और आप अमेंडमेंट करके बोलो कि नहीं अब इस अमाउंट को चेंज कर दिया जाए, या फिर जो भी ग्रांट है उसका डेस्टिनेशन यानी जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसको लाया जा रहा है उसको चेंज करने की आप बात बोल रहे हो उस अमेंडमेंट के थ्रू, या फिर आप एक्सपेंडिचर चार्ज जो खर्चा होना ही होना है उस पर आप बेसिकली उसके अमाउंट को वेरी करने की बात बोल रहे हो उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के लाने के थ्रू, तो वैसा अमेंडमेंट आप नहीं ला सकती कोई भी लोकसभा या फिर राज्यसभा। ठीक है, तो ये चीज़ बोली गई है अंडर आर्टिकल 114 में। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि द लोकसभा कैन मेक एनी ग्रांट इन एडवांस, यानी कि वोट ऑन अकाउंट इन रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द वोटिंग ऑफ द डिमांड ऑफ ग्रांट्स एंड द इनेक्टमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल। कभी कभी क्या होता है कि डिमांड जो होती है ग्रांट्स, जैसे कि हम देखेंगे डिटेल में ही, बट एक शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। जब बजट को लाया जाता है उसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, तो बजट जब हर एक स्टेज से पास होता है ना तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, और सबसे ज़्यादा टाइम जो है आपको देखने को मिलेगा 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं जब वो बजट बेसिकली पेंडिंग पड़ा रहता है। कहाँ पे? डिपार्टमेंटल कमिटीज़ के पास। वो डिपार्टमेंटल कमिटीज़ में क्यों पड़ा होता है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वो स्क्रूटनी कर रहे होते हैं, मतलब एक कह सकते हैं लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे होते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए सरकार कहीं ज़्यादा पैसे तो नहीं मांग रही है, या फिर ये सही भी होगा या नहीं होगा। तो एक तरह से उस पर्टिकुलर चीज़ों को डिस्कस करना है। और क्योंकि हम जानते हैं जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल कमिटीज़ होती हैं उसमें लोकसभा के भी कुछ मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, राज्यसभा के भी कुछ मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपस में बेसिकली डिस्कस करते हैं इसके थ्रू कि हाँ इतना पैसा हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बहुत बड़ी बात है, सरकार का पैसा है, बेसिकली जो जनता है उसका पैसा है, और वो सही तरीके से इन्वेस्ट होना चाहिए, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा डिले हो जाता है, और जब डिले होगा तो आप जान सकते हो कि गवर्नमेंट के हाथ में पैसे नहीं आएंगे, गवर्नमेंट के हाथ में जो है मनी नहीं होगी, तो कह सकते हैं वो फिर काम नहीं कर पाएगी ना ही वो सैलरीज दे पाएंगी, ना ही वो कोई स्कीम इम्प्लीमेंट कर पाएंगी, कोई भी प्रोजेक्ट लेके आना है वो प्रोजेक्ट नहीं लेके आ सकती हैं, तो उन सब में डिले होने लग जाएगा। तो इसलिए लोकसभा क्या करेगी, उसको एडवांस में कुछ कह सकते हैं कुछ अमाउंट जो है पहले ही दिलवा सकती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वोट ऑन अकाउंट के थ्रू। मतलब जो भी एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है जो खर्चा होने वाला है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, मान लो सरकार बोलती है कि हाँ इतना इतना पैसा हमें चाहिए बिकॉज इतना खर्चा होने वाला है, तो उसको वोट ऑन अकाउंट के थ्रू वो है लोकसभा करवा सकती हैं कि एडवांस में उसको इतना पैसा दे दी, एंड जब बाद में बिल पास हो जाएगा हर एक स्टेजेस से वो पास ऑन हो जाएगा, फाइनली जो आपका जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो एक्ट बन जाएगा, प्रेसिडेंट की एसेंट लग जाएगी, देन जो लमसम अमाउंट जो भी उनको डिमांड चाहिए थी वो उनको फाइनली मिल जाएगी एट दी एंड। ठीक है, तो यानी कि वोट इन अकाउंट के थ्रू उनको एडवांस में सरकार को पैसा मिल सकता है। ठीक है, ताकि वो अपना जो भी काम है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कर सकें जब तक प्रॉपर स्टेजेस से वो बिल पास ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें कहाँ मेंशन की गई है आपके आर्टिकल नंबर 116 में। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है हमने डिस्कस कर लिए
जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है ये, और राज्यसभा लोकसभा में किस तरीके से पावर्स और पोजीशन को डिस्टिंग्विश किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है चार्ज एक्सपेंडिचर। ये वर्ड हमने इतना डिस्कस कर लिया है, आई एम श्योर आप सबको पता चल ही गया होगा अब, बट अब फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें क्या क्या चीज़ें इसके बारे में मेंशन की गई है। सबसे पहले उन्होंने वही चीज़ बताया गया कि बजट जो है उसमें दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, दो तरह के खर्चे होते हैं। पहला एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मेड वाला हमने बता दिया, जो पर्टिकुलर स्कीम्स वगैरह आ रही है, कुछ प्रोजेक्ट लेके आना, उसके जो अलग से खर्चा हो रहे वो है। और चार्ज बेसिकली वो है जो खर्चा होना ही होना है, सैलरीज देनी है, और जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हैं वो जो है वो पे करने ही करने हैं बेसिकली गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट के अपने अपने खर्चे होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों खर्चों को बेसिकली बजट में अलग अलग पेश किया जाता है। देन यहाँ पे बोला गया है कि जो चार्ज एक्सपेंडिचर है वो नॉन वोटेबल होता है, जो कि हमने भी डिस्कस कर दिया कि आप उस पर वोट नहीं कर सकते। वोट करने का मतलब है सिंपली ये कि वोट हम तभी करते हैं जब हम पूछते हैं कि हाँ ये देना है या नहीं देना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि सरकार कहती है कि कम से कम 2 लाख करोड़ है, उनमें से मान के चलते कि 1 लाख करोड़ का जो खर्चा है सरकार का वो होने वाला है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट को सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि वो हाई कोर्ट या फिर कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको सैलरीज जा रही हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो अदर यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं मेंबर, इनकी सैलरीज जा रही हैं। जब इतनी सैलरीज के लिए इतना पैसा गवर्नमेंट को चाहिए तो आप इस पर वोटिंग क्यों करवाओगे? क्योंकि वोटिंग करवाने का मतलब आप कह रहे हो कि नहीं इतना पैसा नहीं देना है, तो वोटिंग तो हो ही नहीं सकती ना, बिकॉज ये तो सैलरी है जो कि फिक्स्ड है। आप प्रेसिडेंट की सैलरी चेंज नहीं कर सकते, आप इन सब के एक्सपेंसेस जो होने वाले खर्चे हैं उनको चेंज नहीं कर सकते। तो आप इस जो 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा जो इन सब की सैलरीज देने से हो रहा है, तो वोटिंग करवाने का मतलब ही नहीं है ना। वोटिंग तब होती है जब आप ये बोलते हो कि नहीं मुझे ये खर्चा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा कम करो, नहीं ये खर्चा बिल्कुल ही बकवास है, आप इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दो। तो ऐसा ये तो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है ना चार्ज एक्सपेंडिचर, बिकॉज ये खर्चे तो होने ही होने हैं और ये फिक्स्ड है। ठीक है, जब जो चीज़ फिक्स्ड होती है आप उस पर वोटिंग करवा ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है दिस इज़ नॉन वोटेबल है बाय द पार्लियामेंट, बट इट कैन ओनली डिस्कस, बस पार्लियामेंट इसको डिस्कस कर लेगी कि हाँ भाई इतना इतना खर्चा जो है होने वाला है। ठीक है, बट आप उस पर वोट नहीं कर सकते। बाकी जो दूसरा वाला पार्ट है, यानी जो एक्सपेंडिचर मेड वाला पार्ट है, वहाँ पे आप वोटिंग भी कर सकते हो, डिस्कशन भी कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे तो ज़रूरी है। अगर कोई पर्टिकुलर स्कीम आ रही है, उस स्कीम में अगर सरकार बोल दे कि नहीं मुझे तो 1 लाख का खर्चा होने वाला है इस पर्टिकुलर स्कीम में, और कोई बोले कि नहीं यार ये स्कीम इतनी इंपॉर्टेंट लग नहीं रही जिसके लिए आप 1 लाख रुपये खर्च करने के लिए तैयार हो गए हो, इससे इंपॉर्टेंट बहुत सारी स्कीम है, क्यों ना उस पर फोकस किया जाए। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स जो होते हैं इस पर डिस्कशन भी हो सकता है और वोटिंग भी हो सकती है। ठीक है, बट चार्ज वाले पे वोटिंग नहीं हो सकती है। अब हम देख लेते हैं कि एक्सपेंडिचर चार्ज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहला एमोलमेंट्स हो गए, अलाउंसेस हो गए प्रेसिडेंट के, एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द ऑफिस, यानी प्रेसिडेंट का जो भी सैलरीज होगी, अलाउंसेस उन्हें जो मिलते हैं, मान लो ट्रैवल से रिलेटेड उनका कोई भी खर्चा है, मेडिकल एक्सपेंसेस जो हो गया जो उनको मिलता है, तो सारी चीज़ें जो हैं उनको वो उसके अंदर मेंशन की गई है कि वो एक्सपेंडिचर चार्ज के अंदर आएगा। Similarly, salaries and allowance of the chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha and the स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा में जो आपके स्पीकर बैठते हैं, सिमिलरली डिप्टी स्पीकर बैठते हैं। राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, और जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं, इनका खर्चा भी एक्सपेंडिचर चार्ज में ही इंक्लूडेड होता है। सिमिलरली सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन जो होती है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी सैलरीज मिलेंगी, पेंशन मिलेंगी, वो एक्सपेंडिचर चार्ज से मिलेंगी। एंड पेंशन जो हो गए जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, याद रखना हाई कोर्ट के जजेस को जो सैलरी मिलेगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से मिलेगी, जो जिस भी पर्टिकुलर स्टेट की वो हाई कोर्ट है, मान लो यूपी का है, ठीक है, तो वहाँ का जो फंड होगा, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड वहाँ का भी होगा, तो वहाँ से उनको सैलरीज वहाँ से मिलेगी। ठीक है, बट पेंशन, जब बात पेंशन की आती है, वो पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेगी, याद रखना, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी जो हमारे कैग होते हैं जिनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्या रोल होता है, कैसा होता है, वो हम डिस्कस करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे कैग का भी, तो उनकी भी सैलरीज वगैरह भी इसमें से होती हैं।
सिमिलरली सैलरीज अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी कमीशन। तो यूपीएससी जो कि आप सब नोन हो, जिसकी हम तैयारी भी करते हैं, तो उनकी जो भी सैलरीज होती है, अलाउंसेस होते हैं, उसका खर्चा भी चार्ज से ही जाता है। ठीक है। सिमिलरली जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है सुप्रीम कोर्ट के, ऑफिस ऑफ द कैग हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे, इंक्लूडिंग द सैलरी अलाउंस एंड पेंशन, पर्सन सर्विंग इन दिस ऑफिस, यानी जो भी ऑफिस में जो भी पर्सनस काम कर रहे हैं उनका खर्चा हो गया, उनकी सैलरीज हो गई, उनकी पेंशन हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गए, वो सारी चीज़ें जो है हमारे चार्ज में शामिल होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट है कि द डेट charges for which the government of India is liable, including the interest, seeking fund charges, redemption charges and other expenditure related to the raising of loans and the service and redemption of the debt। यानी सिंपली यहाँ पे बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लेते हैं जब लोन उठाती है, ठीक है, मार्केट से जब लोन लेती है, तो जब लोन लिया है तो ऑब्वियसली लोन का अमाउंट भी चुकाना है, प्रिंसिपल अमाउंट, और आपको इंटरेस्ट भी चुकाना है। और क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट वगैरह चुकाना है तो ये फिक्स्ड होगा, तो आप इस चीज़ को वोटिंग करके कम नहीं कर सकते हो। मतलब इस चीज़ पे वोटिंग बिल्कुल नहीं हो सकती कि इंटरेस्ट इतना क्यों जा रहा है इतना, क्योंकि वो ऑलरेडी जब लोन लिया गया था तभी ये चीज़ फिक्स कर दी गई थी। तो ये भी चीज़ें इसमें से इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर, क्या हमारा इंटरेस्ट। सिमिलरली सिंकिंग फंड क्या होता है, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई डेट उठाया और उस डेट के लिए उनको मान लो कुछ पैसा देना है, बट उन्होंने एक अलग से फ़ंड बना दिया, उस फंड में पैसे इकट्ठा कर दिया कि भाई इसमें हम यहाँ पे पैसा जो कलेक्ट कर लेते हैं, बाद में जो इसके थ्रू हम पैसे को अपना बेसिकली दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो पैसे आएंगे वो भी अगेन उस पैसे को यहाँ पे लाने के लिए, इस फंड में जो है कलेक्ट करने के लिए भी आप इस पर वोटिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है। देन रिडम्पशन करना है चार्जेस को, अदर एक्सपेंडिचर को, तो वही वो जो भी चार्जेस है, ठीक है, जो भी अदर खर्चे ऐसे हो रहे हैं जो ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है, जिसे आप टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर सकते, तो उस पर वोटिंग करना भी पॉसिबल नहीं है। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, बिकॉज लोन्स हो गई, सर्विसेज हो गई, सब तो जो है गवर्नमेंट का जो है फिक्स्ड ही है ना, इस पर आप वोटिंग करवा ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट है एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड और एनी कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल, ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि हमारे जो कोर्ट है, यानी कि हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट हो गया, या फिर कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स हो गए, उनके जो भी डिक्री होता है, ठीक है, उन्होंने कोई भी मान लो कानून पास किया, ठीक है, या फिर कोई भी जजमेंट दिया अपना, कोई भी अवार्ड दिया, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए तो जो भी जो खर्चा होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, तो उसमें जो खर्चा आएगा उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, तो उस खर्चे को भी आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे चार्ज एक्सपेंडिचर के, यानी कि उस खर्चे पे भी फर्दर आप वोटिंग नहीं कर सकते, बिकॉज ये खर्चा तो होना ही होना है। अगर मान लो कोई बेसिकली जजमेंट दिया जा रहा है, उस जजमेंट को आपको हर जगह इम्प्लीमेंट करना है, तो कुछ तो एक्सपेंसेस सरकार का लगेगा ही, है ना, फ्री में तो कोई चीज़ नहीं होती। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट सो बी चार्ज, मतलब यानी अब पार्लियामेंट के पास एक और पावर है कि वो फर्दर किसी भी एक्सपेंडिचर को, यानी कोई भी ऐसा खर्चा जो इन फ्यूचर मान लो होने वाला है, उसको चाहे तो वो चार्ज के अंदर शामिल कर सकती है। ठीक है। ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो अभी तक तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली जो कि चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर है, बट इन फ्यूचर अगर कोई भी ऐसा खर्चा आता है तो गवर्नमेंट चाहे यानी पार्लियामेंट चाहे तो उसको चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर शामिल कर सकती है। और शामिल करने का मेन मकसद क्या होगा कि उस फर्दर एक्सपेंडिचर पे जो भी एंटर हुआ है चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर, उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर पे आप फर्दर वोटिंग नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये मेन किसके पास पावर, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स जो थे आज के हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। ज़्यादा टॉपिक्स हम आज डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज फर्स्ट क्लास है। मैं नहीं चाहती कि ये इन्फॉर्मेशन जो है लोडेड हो जाए आप में भी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जस्ट आप चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, अगेन रिवाइज़ कीजिए और अगेन रिवाइज़ कीजिए, बिकॉज रिवीजन इज़ द की टू द सक्सेस। ठीक है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उतना ही ज़्यादा आप MCQ सॉल्व कर पाएंगे और फिर देन आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर पाएंगे। अब मेन ड्यूटी आपकी ये है कि आप इसको पढ़िए। कोई भी डाउट आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उनको रिप्लाई करूँ। ठीक है। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हाँ, एक और चीज़ ये है, एक तो आपको आज क्या करना है, टाइम बताना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा आपको मेन काम ये करना है कि कौन सी फर्दर
वीडियोस आप चाहते हैं, पॉलिटी की वीडियोस तो आपके पास आएंगी ही डेली, ठीक है। बट इसके अलावा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा वीक है, जिस पे आप चाहते हो कि एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बननी चाहिए, तो उन सब्जेक्ट्स के बारे में आप अपना बता सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल किसी को इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा वीक लगता है, बिकॉज नॉर्मली जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं उनको इन्वायरमेंट के टॉपिक्स इतनी जल्दी समझ में आना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स है जो कि अगेन थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है। ज्योग्राफी है, उसमें कुछ कुछ ऐसे फिनोमिनाज होते हैं जो कि साइंटिफिक होते हैं, उनको समझना अगेन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे टॉपिक्स जिसको भी लगता है कि डिफ़िकल्ट है तो वो बता सकता है। हम कोशिश करेंगे कि उन सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना के आपके लिए लेके आएँ, ताकि आपका भी इससे बेनिफिट हो और हमारा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि आपके थ्रू हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो ये अगर कह सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन है, ठीक है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप, ठीक है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके देन बाय।